Hello everyone, it's देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनसेशन मैनेजमेंट सेमेस्टर सिक्स बीकॉम ऑनर्स की। ये बुक है एसएल ड्यू रेगुलर या एनसी वेब में अगर आप पढ़ रहे हो, आपके पास भी सिक्स्थ सेमेस्टर के अंदर कंपनसेशन मैनेजमेंट की बुक है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस सीरीज के अंदर हम कंपनसेशन मैनेजमेंट की जो बुक है एसओएल ड्यू की, इसको धीरे धीरे लाइन वाइज चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा रहे हैं। ये नई सीरीज स्टार्ट करी है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसका चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। और जितने भी चैप्टर से इसके लाइन से आएंगे सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप एक एक करके सारे लेक्चर्स को वॉच कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को भी इसके नोट्स परचेज करने हैं तो मैंने नोट्स बना दिए हैं, नोट्स बन चुके हैं। नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके नोट्स को बाय कर सकते हो व्हाट्सएप से, ठीक है। तो जिनको नोट्स परचेज करने हैं वो मिनिमम अमाउंट पे करके नोट्स को परचेज कर सकता है। सारे चैप्टर्स के इंग्लिश में सॉफ्ट कॉपीज मिलेगी पीडीएफ की, वो नोट्स में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको लेने हैं तो आप मैसेज कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, क्योंकि हम इसकी ना एग्जाम से पहले पूरी प्लेलिस्ट बना रहे हैं। बीकॉम की जितने भी 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं सबकी प्लेलिस्ट बना रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस और भी जो भी बाकी फंडामेंटल वगैरह सब्जेक्ट आपके, तो वो प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, वो चेक कर लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कंपनसेशन। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 1 है हमारा कंपनसेशन। कंपनसेशन समझने से पहले कंपनसेशन की डेफिनेशन वगैरह हम क्लियर करेंगे, पहले आप इसका इंट्रोडक्शन समझिए, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन इज ए वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक बहुत ही वाइटल पार्ट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसके अंदर वेजेस, सैलरीज एंड अदर फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन जैसे कंस्टिट्यूट ए वेरी लार्ज कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह भी शामिल होता है। कंपनसेशन मतलब होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है, वेजेस, सैलरीज वगैरह जो हम पे करते हैं, साथ ही साथ एक लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट जिसमें हम ऑपरेटिंग कॉस्ट एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराते हैं, वो कंपनसेशन होता है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेक्ट टू अट्रैक्ट एंड रिटेनिंग क्वालिफाइज एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉयज अनलेस इट पे देम फेयर कंपनसेशन। कह रहे हैं कि जो नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सपेक्टेड, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जहां पर कुछ मोटिवेट एम्प्लॉयज को उनकी फेयर कंपनसेशन पे करी जाती है उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। यहाँ पे लिखा है कंपनसेशन विच इंक्लूड डायरेक्ट कैश पेमेंट, इनडायरेक्ट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स to motivate employee to strive for higher level of productivity is a critical component of employment relationship। कहने का मतलब है compensation जो होती है वो एक डायरेक्ट कैश पेमेंट भी हो सकता है। मीन्स अगर मान लो मैंने किसी एम्प्लॉय से वर्क कराया अपनी फैक्ट्री में, ठीक है, लेबरी करवाई, उसके बदले मैंने उसको डायरेक्ट कैश पेमेंट दे दी, तो वो क्या है, कंपनसेशन होगा। इनडायरेक्ट पेमेंट भी दे सकते हैं। इनडायरेक्ट पेमेंट मतलब पेमेंट ना देकर कोई भी अपने उसको एक रिवॉर्ड दे दिया। मान लो किसी लेबर ने अच्छा काम करा तो मैंने उसको एक आईफोन 13 पकड़ा दिया, ठीक है, इनडायरेक्ट पेमेंट, वो क्या है, कंपनसेशन होगा उसके लिए। क्योंकि कंपनसेशन हर वो चीज जो बेनिफिशियल हो एक एम्प्लॉय के लिए और उसका मोटिवेट करे उसको। कोई भी इंसेंटिव हो सकता है, कोई भी बोनस हो सकता है जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है कि वो हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज करता रहे। और ये क्या होता है, एक एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे लिखा है कंपनसेशन इज अफेक्टेड बाय फोर्स एज डाइवर्स एज लेबर मार्केट फैक्टर, collective bargaining, government regulations and top management philosophy regarding pay benefits। पे बेनिफिट्स होते हैं जो भी हम किसी चीज को काम करने के बदले पे करते हैं, वो पे बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें हम कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गया, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गया, ऐसी चीजें हम जब गवर्नमेंट की या फिर कोई भी चीज जो हम अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हैं वो एज ए कंपनसेशन ही इफेक्ट होती है। अब यहाँ पर एम्प्लॉय कंपनसेशन में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। कंपनसेशन को 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड करा गया है।
सबसे पहली जो कैटेगरी है वो आती है बेस एंड प्राइमरी कंपनसेशन। दूसरी कैटेगरी है वो आती है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। हम दोनों कंपनसेशन को रीड करेंगे, बेस एंड प्राइमरी कंपनसेशन और सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। Base and primary compensation refers to basic pay in the form of wages and salaries। यहाँ पे लिखा है कि wages और salaries के रूप में जो पैसा पे किया जाता है वो हमारा बेस और प्राइमरी कंपनसेशन होता है, ठीक है। इट इज फिक्स्ड एंड एंड नॉट इंसेंटिव पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एक्सपेंडेड ऑन द जॉब। ये जो है फिक्स होती है, इसके अंदर कोई इंसेंटिव पेमेंट शामिल नहीं होती और टाइम एक्सपेंडेड होने के साथ साथ इसमें कोई बदलाव नहीं आता। अब नीचे है सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन ये कंसिस्ट होती है इंसेंटिव्स और वेरिएबल पेमेंट्स के ऊपर। अगर आपने वर्क करा वो ठीक है, अगर आपने उसके साथ साथ कोई भी ज्यादा काम करा है, कोई भी इंसेंटिव वाला काम करा है, उसके लिए आपको पेमेंट वेरिएबल होके भी मिलती है और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन आइदर इंडिविजुअल आउटपुट और आउटपुट ऑफ द ग्रुप्स एज अ होल। इंडिविजुअल्स अगर आपने वर्क किया है, कोई आउटपुट है, और या फिर कोई ग्रुप्स के साथ आउटपुट होल किया है, अचीव किया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको सप्लीमेंट्री कंपनसेशन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बेस कंपनसेशन। बेस कंपनसेशन प्राइमरी कंपनसेशन होता है। एग्जाम में पूछ लिया तो काफी सारे बच्चे इसको नहीं लिखेंगे, लिख पाते, तो भाई सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊंगा। बेस कंपनसेशन जो होता है ये एक मॉनेटरी बेनिफिट होता है और ये एम्प्लॉयज को वेजेस एंड सैलरीज के बदले में दिया जाता है। द टर्म वेज is used for denote remuneration to working doing manually और physical work। ये जो वर्क है, ये जो वर्ड है वेज, वेज का मतलब होता है कोई भी ऐसा भारी भरकम काम, फिजिकल वर्क अगर किसी भी बंदे से कराया जाता है, इंसान से कराया जा रहा है, तो उसके बदले में जो उसको पैसा दिया जाएगा, वो रेमुनेशन जो दिया जा रहा है वो वेज कहलाएगा। वेज आर गिवन टू कंपनसेट अनस्किल्ड वर्कर। वेज जो है वो एक अनस्किल्ड वर्कर को भी दिया जाता है काम करवाने के बदले। एंड द सर्विस रेंडर टू द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वेज may be based on hourly, daily, weekly और even monthly basis। वेज जो होता है वो आपके घंटों के हिसाब से दिया जाता है, दिनों के हिसाब से दिया जाता है, हफ्ते और महीनों के हिसाब से भी दिया जाता है। बट द टर्म सैलरी, वेज एंड सैलरी दोनों आ रहे हैं इसमें, बट वेजेस तो आपको समझ आ गया घंटों के हिसाब से, महीने के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, बट सैलरी ऐसा नहीं है। सैलरी इज यूजुअली डिफाइंड टू मीन ए कंपनसेशन ऑफिस एम्प्लॉयज। ऑफिस एम्प्लॉय को मिलती है सैलरी और जो लेबर मजदूरी कर रहे हैं उनको मिलता है वेजेस, ठीक है। तो इसमें फर्क है। स्टैंडर्ड जो लोग हैं उनको सैलरी मिलती है और जो नॉर्मल लोग हैं, लेबरी है, तो उनको वेजेस भाड़ा वगैरह मिलता है। तो उनके लिए ऑफिस एम्प्लॉय हो सकते हैं, फोरमैन हो सकते हैं, मैनेजर और प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टाफ। अगर कभी पूछेगा वेजेस सैलरी में डिफरेंस, तो आप लिखोगे कि वेजेस जो है नॉर्मल को मिलती है, वेजेस किस बेसिस पे मिलती है और सैलरी किस बेसिस पे मिलती है, सैलरी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टाफ्स वगैरह होने चाहिए। इट इज जनरली पेड ऑन वीकली, मंथली एंड ईयरली। ये डेली या फिर घंटों के हिसाब से नहीं मिलती। सैलरी सैलरी होती है जो आपको हफ्ते में मिले या महीने में मिले या साल में मिलती है। टाइम पीरियड द सैलरी पेड इज जनरली हायर देन द केस ऑफ वेज पेमेंट। वेज पेमेंट से ज्यादा पेमेंट होती है सैलरी केस में, सैलरी में ज्यादा पेमेंट मिलती है। सप्लीमेंट कंपनसेशन फ्रिंग बेनिफिट्स। तो अब हम देखेंगे सप्लीमेंट कंपनसेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन यूज सप्लीमेंट्री कंपनसेशन ओवर एंड अबव बेस कंपनसेशन टू रिटेन द एम्प्लॉयज एज अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस पे जब लोग काम करने लगते हैं तो उसको कंपनसेशन जो होता है नॉर्मल वाला बेस कंपनसेशन, उसको हटा के सप्लीमेंट्री कंपनसेशन दिया जाता है। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के अंदर फ्रिंज बेनिफिट्स शामिल होते हैं offered through several employees services and benefits such as housing, subsidized food, medical aid, और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है क्रीच एटसेट्रा। तो इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि आपको हाउसिंग बेनिफिट्स मिल जाते हैं, फूड्स में सब्सिडी वगैरह मिल जाती है, मेडिकल किट्स वगैरह मिल जाती है और भी बहुत सारी चीजें। सप्लीमेंट्री कंपनसेशन has the given different title in the industry सर्विस प्रोग्राम। इसको सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें नॉन वेज पेमेंट्स मिलती हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो जाते हैं, ठीक है।
हिडन पेरोल, सम पीपल्स आल्सो लेबल्ड एज हिडन पेरोल। देखो इसको काफी सारे जो लोग हैं वो हिडन पेरोल भी बुलाते हैं, बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। अब हम देखेंगे सप्लीमेंट्री कंपनसेशन क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो 1989, ये प्रोफेसर थे, इन्होंने सप्लीमेंट्री कंपनसेशन के ऊपर राइट किए हैं। तो इन्होंने लिखा है पेमेंट फॉर द टाइम नॉट वर्कड, पेमेंट फॉर द टाइम नॉट वर्क। देखो अगर मैं बात करूं वेजिस की, बेस पेमेंट या बेस कंपनसेशन, वेजिस में घंटों के हिसाब से पैसे मिलते थे। आपने 1 घंटे के लिए लेबर को बुलाया, 1 घंटे में आपने बोला ये नल ठीक करना है, टूटी बह रही है पानी की, इसको ठीक करना है। उसने 1 घंटे में कुछ नहीं किया, आप उसको पैसा दोगे? नहीं दोगे। बट हम बात कर रहे हैं अगर सप्लीमेंट्री की, तो सप्लीमेंट्री में उस 1 घंटे का पैसा मिलेगा चाहे वो काम करे या ना करे। कैसे, वो देखो समझो। आप यहाँ पर ना घंटों के हिसाब से पेमेंट नहीं करते, आप करते हो हफ्ते, महीने और साल के हिसाब से। एक हफ्ते में कितना काम किया तब देखा जाता है, ठीक है। हफ्ते में मान लो एक दिन के अंदर बंदे ने 2 घंटे में कोई काम नहीं किया, 2 घंटे खराब किया, कोई काम नहीं किया, बस वो बैठा था। बट हो सकता है पूरे दिन में जो 8-7 घंटे काम करना होता है, 2 घंटे हटा दो, 6 घंटे में उसने वो काम कर लिया। 2 घंटा तो खाली बैठा ना, बट पेमेंट पूरे 8 घंटे की मिलेगी। क्लियर है? 8 घंटे की मिलेगी मीन्स कहने का मतलब है 8 घंटे बाद एक दिन की नहीं मिलेगी, उसको पेमेंट एक वीक में मिलेगी, 1 वीक में। क्लियर है? तो ये चीज होता है। यहाँ पे लिखा है पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क, जो टाइम काम नहीं हुआ उसकी भी पेमेंट होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था जो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हजार्ड प्रोडक्शन। यहाँ पे लिखा है देयर आर ए नंबर ऑफ हजार्ड दैट माइट बी फेस्ड बाय ऑल। हजार्ड मतलब होते हैं वो बाधाएं जो किसी भी काम को करते हुए हमें फेस करनी पड़ती है, वो प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को बोला जाता है हजार्ड, ठीक है। तो हर एक किसी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ हजार्ड्स आते हैं। इनकम मेंटेनिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड इज द पर्पस ऑफ फिंगर फ्रिंगस designed to protect against the hazard of illness, injury, debt, unemployment, permanent disability, old age and death। जैसे कि अब यहाँ पे हजार्ड्स में इन्होंने बहुत सारे टाइप्स लिख दिए हैं। जैसे कि हजार्ड्स में हो सकता है कोई भी इलनेस हो सकती है, इंजरी, डेप्ट, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकता है जो परमानेंट वाली हो, ठीक है। डिसेबिलिटी में हो सकता है कोई भी जैसे अंग खराब हो गया, डिसेबल हो गया, बॉडी पार्ट जैसे कि पैर टूट जाना, एक्सीडेंट हो जाना, आंखें चले जाना, तो वो कोई भी ऐसा हो सकता है, तो वो, या फिर ओल्ड एज या डेथ, तो ये हजार्ड्स में आते हैं। अगला आता है एम्प्लॉय सर्विसेज। बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑफर certain employee services on the continuous basis such as a food, medical, recreation and so on। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करती है इस तरह के हाउसिंग, फूड, मेडिकल और रिक्रिएशन जैसे प्रोग्राम्स को। आगे लिखा है फ्रिंग बेनिफिट्स प्रोग्राम एज कैफेटेरियाज, कैरियर काउंसलिंग, एजुकेशन, ट्यूशन एड इन हाउसिंग, मेडिकल सर्विसेज, लो कॉस्ट लोन्स। और ये सारी चीजें भी एम्प्लॉयज सर्विसेज में आती हैं। व्हीकल्स फॉर पर्सनल यूज हो गया, डे केयर सेंटर्स हो गया फॉर चिल्ड्रंस एंड पेड मेंबरशिप इन सर्टेन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा अगर आप कोई भी पुलिस ऑफिसर है या कोई मिलिट्री में होता है तो इनकी जो फैमिलीज होती है इनको ये सब चीजें मिलती है। कोई भी पुलिस ऑफिसर में है तो उनको रहने वगैरह के लिए सरकार एक अलग से अपार्टमेंट बुक कराती है उनके लिए, ठीक है, अगर कोई भी अच्छी पोस्ट पे है तो, क्योंकि उनको जगह चेंज करनी होती है तो ज्यादा अपने घर नहीं रह सकते, तो उनको बार बार चेंज करना पड़ता है। उनके बच्चों को डे केयर प्रोवाइड कराती है, प्रोटेक्शन देती है, उनके बच्चों को होम लोन, एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कराती है। तो ये क्या करा रही है, एम्प्लॉय सर्विसेज दे रही है। क्यों? क्योंकि वो अभी जॉब जो कर रहे हैं, उनके डैड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, तो उनके लिए ये सारी बेनिफिट्स उनकी फैमिली को दिए जाते हैं। Legal payments. It is most countries In most countries, the government has passed several laws for protecting employees against the major hurdles of life। काफी सारी कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट जो है, सरकार ने ये कानून निकाले हैं कि जो काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनकी फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनकी हजार्ड से क्या बोलते हैं, मुसीबतों से बचाया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा हजार्ड जो भी होंगे उनकी लाइफ में, ठीक है। पेमेंट अंडर दिस कैटेगरी में इन्वॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट और ले ऑफ कंपनसेशन, एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट्स अंडर सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो ये चीजें उनको प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है, जैसे एम्प्लॉय इंश्योरेंस, ओल्ड एज बेनिफिट्स और भी बहुत सारी चीजें।
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है perquisites. Perquisites, several new benefits have been intended by industrial giants. काफी सारे न्यू बेनिफिट्स जो है वो इंडस्ट्रियल जायंट्स द्वारा आए हैं, पर्टिकुलरली फॉर द एग्जीक्यूटिव्स. Such benefits are referred to a perquisites or perks. Perk include chauffeur, driven car, corporate aircraft, home security. यहाँ पे बहुत सारे perquisites दिए हैं, मीन्स होता है पर्क. पर्क होता है एक लेवल बना दिया जाता है. लेवल अभी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा क्लियरली. देखो ये लेवल है, ठीक है. एम्प्लॉय, ये है ए लेवल, ये है बी लेवल, ये है सी लेवल और ये है डी लेवल, ठीक है. एम्प्लॉय जिस हिसाब से मेहनत करेगा उस हिसाब से उसके पर्क्स डिसाइड होते हैं. मीन्स जो भी वो काम करता है उसकी उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि उसको कितनी चीजें कंपनसेट में, इंसेंटिव, बोनस में मिलनी चाहिए. अगर वो ए लेवल पे है, मीन्स बढ़िया काम कर रहा है, बहुत सारी चीजें उसे अच्छी है, सैलरी भी अच्छी है, तो उसको क्या क्या मिलेगा? उसको मिलेगा कॉर्पोरेट एयरक्राफ्ट, ड्राइविंग कार, होम सिक्योरिटी मिलेगी, कंपनी से अपार्टमेंट मिलेगा, क्लब मेंबरशिप मिलेगी, पेटेंट लीव मिलेगी, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग मिलेगी और कंपनी क्रेडिट कार्ड और एंटरटेनमेंट वगैरह मिलेगा, बहुत कुछ. अगर वो बी लेवल पे काम कर रहा है, मीन्स थोड़ा सा नीचे है, तो उसको इनमें से दो चार चीजें हटा दी जाएगी. सी लेवल पे थोड़ा कम, डी लेवल पे और कम. तो ये लेवल्स को ही बोला जाता है पर्क, पर्क्स, ठीक है. और इस पर्क्स का नाम है परसिक्वेट्स, ठीक है. आगे लिखा है उसके बाद, कंपनसेशन मैनेजमेंट has been a very important source of attracting, retaining and motivating the requirement human resources of the organization. कंपनसेशन मैनेजमेंट ही एक ऐसा तरीका है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी को अट्रैक्ट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए और ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए. कंपनसेशन मैनेजमेंट एक इंटीग्रल पार्ट है किसी भी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का. इट कंट्रीब्यूट द ऑल ओवर सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन इन सर्वल वेज. ये इस वे में देखता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल बना जाए और ऑल ओवर किस तरह से लोगों का कंट्रीब्यूट कराया जाए. द मैनेजर्स मस्ट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ कंपनसेटिव पे एंड देयर ह्यूमन रिसोर्सेज. जो मैनेजर्स होते हैं वो अप्रिशिएट होते हैं उनकी वैल्यू से, जो कंपिटेटिव पे मिलता है उससे, और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, वो संसाधनों से. नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं? इट इज वेरी नेसेसरी टू लिस्ट द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स विच कैन बी अचीव्ड थ्रू कंपनसेशन मैनेजमेंट. कंपनसेशन मैनेजमेंट के द्वारा जो जो उद्देश्य पूरे करे जाते हैं, अचीव करे जाते हैं, उनकी लिस्ट यहाँ पे. पहला, एक्वायर क्वालिफाइड पर्सनल. यहाँ पे लिखा है पर्सनल. कंपनसेशन नीड टू बी हाई इनफ टू अट्रैक्ट एप्लीकेंट. एप्लीकेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कंपनसेशन हमेशा ज्यादा होना चाहिए. पे लेवल मस्ट बी रिस्पॉन्ड टू सप्लाई एंड डिमांड. पे लेवल जो है वो रिस्पॉन्ड करवाता है सप्लाई और डिमांड पे कि वर्कर काम करेंगे या नहीं करेंगे. वर्कर इन द लेबर मार्केट सिंस एम्प्लॉयर कंप्लीट फॉर वर्कर्स. अगला है रिटेन प्रेजेंट एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज मे क्विट when compensation level is not competitive result in the higher turnover. अगर कंपनी की टर्नओवर हायर है और उनको लगता है कि उनके काम के मुताबिक उनको पैसा नहीं मिल रहा जितनी वो उनको मिलनी चाहिए बाकी एम्प्लॉयज के जरिए या बाकी कंपनीज में जो एम्प्लॉय हैं उनमें जितना उनको मिल रहा है उसके मुकाबले हमारा बहुत टर्नओवर भी ज्यादा है और हमें मिल नहीं रहा है उतना, रिजल्ट एफर्ट करने के बाद नहीं आ रहा, तो वो रिटर्निंग प्रेजेंट हो जाता है, वो हट जाते हैं. देयर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कंपनसेशन मैनेजमेंट, और उनके टैलेंट को अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखना है. तो इंश्योर equity. Compensation management strive for internal and external equity which requires that pay is related to the relative worth of the jobs. यहाँ पे लिखा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी वगैरह देख के जो पे बनता है रिलेटेड टू रिलेटिव वर्थ ऑफ द जॉब्स, जो दूसरे लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब्स जो है उनके रिगार्डिंग उनको ज्यादा देना चाहिए. आगे लिखा है अगला, रिवॉर्ड डिजायर बिहेवियर. रिवॉर्ड डिजायर मतलब कि ऐसा बिहेवियर जिसको देख के पता चले कि हाँ ये डिजर्व करता है. पे शुड बी री इन्फोर्स डिजर्व बिहेवियर एंड एक्ट इनिशिएटिव द बिहेवियर टू अकर इन फ्यूचर. आप जिस तरह से बिहेव करते हो वो डिसाइड करता है आपका पे आउट जो फ्यूचर में होगा. कंट्रोल कोस्ट्स. A rational compensation system helps the organization. एक rational compensation system help करता है obtain and retain करने में workers at reasonable cost. Comply with legal,
comply with legal regulations. ए साउंड वेज एंड सैलरी सिस्टम, मैंने अभी बताया था वेज और सैलरी दोनों अलग हैं। सिस्टम कंसिडर द लीगल चैलेंजेस, ये दोनों ही लीगल चैलेंजेस कंसिडर करते हैं, इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंश्योर द एम्प्लॉइज कंप्लायंसेस। अगला है फैक्यूलेटिंग फैक्यूलेट अंडरस्टैंडिंग, द ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट ऑपरेटिंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज शुड इजीली अंडरस्टैंड द कंपनसेशन मैनेजमेंट। एक रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट होते हैं जिसमें उनको देखा जाता है कि उनके ऑपरेटिंग मैनेजर्स या एम्प्लॉयज जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंडिंगेबल हो, चीज़ों को जल्दी से समझ सके वो कंपनसेशन मैनेजमेंट में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। Principle of wage and salary administration. Wage administration should be guided by follow basis consideration. First, wage policy should be carefully developed, having in the mind of interest of जो वेज पॉलिसी है वो इन चीज़ों को ध्यान रख के बनाई जाती है। पहला, मैनेजमेंट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ओनर्स, जो मैनेजमेंट है वो एक रिप्रेजेंटेटिव ओनर्स की तरह है, एम्प्लॉयज को, कंज्यूमर्स को और कम्युनिटी को ध्यान में रख के वेजेस पॉलिसी बनाई जाती है। वेजेस पॉलिसी शुड बी क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन द राइटिंग टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडेबिलिटी। जो वेजेस पॉलिसी है उसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन होता है कि जो वेजेस पॉलिसी बनाई जा रही है, जो लिखा जा रहा है, हर एक का वेजेस कितना कितना होगा वो क्लियरली मेंशन हो। वेजेस डिसीजन शुड बी चेक अगेंस्ट द केयरफुली फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज। जो वेजेस पॉलिसीज है, जो वेजेस है वो डिसीजन लेते हैं कि काम क्या करना है, किस तरह से करना होगा, उसके अकॉर्डिंग सारी केयरफुली फॉर्मुलेट पॉलिसीज बनाई जाती है। मैनेजमेंट शुड बी सीज द कंपनी नो टू अंडरस्टैंड द वेजेस पॉलिसी। मैनेजमेंट ये देखता है कि क्या जो एम्प्लॉय है कंपनी के वो इसके बारे में जानना और समझना चाह रहे हैं, तो इस पॉलिसीज के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। वेजेस पॉलिसी शुड बी इवेलुएट फॉर टाइम टू टाइम मेक सर्टेन एंड एडिक्वेट द नीड करंट्स। वेजेस पॉलिसी के अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस होने चाहिए, उनमें जो बदलाव है लोगों के द्वारा जो सोच रहे हैं तो उसके द्वारा वहाँ पे धीरे धीरे टाइम टू टाइम चेंजेस भी आने चाहिए। डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस शुड बी चेक्ड पीरियडली। डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस जो है वो शुड बी चेक्ड, हमेशा वो चेक होनी चाहिए पीरियडली, चाहे वो एक वीक में हो, चाहे वो हफ्ते में हो, या फिर महीने में या साल में। एक टाइम पे उसकी भी परफॉर्मेंस चेक करनी चाहिए कि किस स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है, कौन से तरह का काम हो रहा है। जॉब डिस्क्रिप्शन या फिर परफॉर्मेंस रेटिंग शुड बी चेक्ड पीरियडली। जॉब डिस्क्रिप्शन जो दिए हैं वो ठीक है, परफॉर्मेंस रेटिंग क्या चल रही है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, अपना काम की अपडेट जो है टाइम टू टाइम अप टू डेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं वो चीज। नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय रेम्युनरेशंस। फैक्टर कौन कौन से हैं जो एम्प्लॉय रेम्युनरेशंस को इफेक्ट करते हैं? दो फैक्टर आते हैं, पहला आता है एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा आता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो वैसे फैक्टर होते हैं जैसे बाहर वाले, जिसके अंदर लेबर मार्केट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, लेबर यूनियन, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और सोसाइटी एंड इकोनॉमी शामिल होता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर में लेबर मार्केट का क्या रोल है? डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन्फ्लुएंस वेजेस एंड सैलरी फिक्सेशन। डिमांड और सप्लाई जो है वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं एक वेज और एक सैलरी कि एम्प्लॉयर लेबर की सैलरी क्या होगी। ठीक है, ए लो वेजेस में बी फिक्स्ड एज द सप्लाई एक्सीड द डिमांड ऑफ इट। हमेशा लो वेजेस फिक्स करे जाते हैं सप्लाई की ज़्यादा डिमांड के ऊपर। हायर वेजेस जब पे किए जाते हैं तो इस जगह पर डिमांड एक्सीड होनी चाहिए सप्लाई से भी। इसके इन केस ऑफ स्किल्ड लेबर, ये स्किल्ड लेबर की पहचान होती है। वाइल अनस्किल्ड लेबर इज अवेलेबल इन पेनल्टी, जो अनस्किल्ड लेबर है वो पेनल्टी के लिए होती है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टेक्नीशियन, जैसे कि टेक्नीशियन की शॉर्टेज होना, प्रोफेशनल मैनेजर ना होना और कंप्यूटर स्पेशलिस्ट वगैरह की शॉर्टेज होना। ठीक है, हाई रेम्युनरेशन टू स्किल्ड लेबर इज नेसेसरी टू अट्रैक्ट। हमेशा हाई रेम्युनरेशन के लेबर जो होने चाहिए उनके अंदर स्किल भी होनी चाहिए और अट्रैक्ट करने की चाह भी। ओके, अब हम ना एक मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसके हम अंदर पढ़ेंगे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 जो है वो क्या कहता है।
पहली चीज तो आती है गोइंग रेट ऑफ पे इज अनदर लेबर, ये गोइंग रेट है, ठीक है, ऑफ पे इज अनदर लेबर रिलेटेड टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय रेमुनरेशन। जो लेबर है, एक लेबर से दूसरे लेबर के जो सैलरी है उसके अंदर डिफरेंस ना हो। और ये क्यों होगा? ये इन्फ्लुएंस करता है एक दूसरे लेबर को ज्यादा काम करने के लिए। दिस इज द ओनली वे ऑफ फिक्सिंग सैलरी एंड वेजेस टू इनिशिएटिव या इनिशियल स्टेजेस ऑफ द प्लांट ऑपरेशंस। दूसरा, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस वेज फिक्सेशन। जो प्रोडक्टिविटी होती है वही डिसाइड करती है कि लेबर की सैलरी क्या होगी। अगर किसी फैक्ट्री में 100 यूनिट्स का प्रोडक्ट करना है पर डे, अगर वो एम्प्लॉय वहाँ पे 30 से 40 यूनिट्स ही प्रोडक्ट कर रहे हैं जबकि वो और ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स वो काम चोरी या आलसी कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो उस जगह पर वो खुद अपनी लेबरी या सैलरी रेम्युनरेशन जो होगा वो डिसाइड कर देंगे कि हमें भी 100 का 30 से 40% ही सैलरी मिलनी चाहिए। 20,000 की सैलरी है तो उसमें से हमें भी 6 से 7 हजार रुपये मिलने चाहिए, हम उसके लायक हैं, ज्यादा नहीं। क्लियर है? हाँ। आगे लिखा है प्रोडक्टिविटी अराइजिंग फ्रॉम एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मोर एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन विल इन्फ्लुएंस वेज फिक्सेशन। प्रोडक्टिविटी हमेशा अराइज करती है एडवांस टेक्नोलॉजी को जो हमें मेथड्स बताती है प्रोडक्शन के, और इन्फ्लुएंस करती है वेजेस फिक्सेशन पे। ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा वर्क होगा तो ज्यादा सैलरी होगी, ठीक है। उसमें चाहे लेबर की मेजर्ड मैन पावर कितनी हो, आउटपुट ऑफ एंटायर इकोनॉमी कितना हो, वो मैटर नहीं करेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब होता है कि रहने के लिए, खाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए, लाइफ स्टेबल रहने के लिए आपको कितनी लेबर कॉस्ट, कितना पैसा इंपॉर्टेंट है, वो चीज, ठीक है। ए राइज in the cost of living is sought to be compensated by payment of dearness allowance। यहाँ पे जो पेमेंट ऑफ डियरेंस अलाउंस है वो हमारे लिविंग को तय करती है। बेसिक पे हो गया हमारा, वो अनडिस्ट्रीब्यूट होता है। मैनी कंपनीज इंक्लूड एन एक्सक्लेनेटरी क्लॉज इन देयर वेज एग्रीमेंट। काफी सारी कंपनी जो है वो एक्सक्लेनेटरी क्लॉज लगा देती है पेमेंट्स के ऊपर, एग्रीमेंट्स के ऊपर, ठीक है, जिसमें डियरेंस अलाउंस वगैरह जो है वो ऊपर नीचे जाता है। डिपेंड करता है किस तरह का मूवमेंट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, सीपीआई बोलते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सबसे लास्ट में मिलेगा। लेबर यूनिफॉर्म, लेबर यूनिफॉर्म मीन्स होता है कि जो लेबर्स हैं वो किस वे में काम कर रहे हैं, क्वांटम वेजेस कैसे पे करे जाएंगे उनको, वो चीज से है, ठीक है। इसमें एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है वो फिक्स सैलरी होती है और फिक्स वेजेस दिए जाते हैं जैसे वो चाहते हैं। बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण इसीलिए दीज एम्प्लॉयर्स हायर द लिटिल, यहाँ पर हमें छोटे छोटे तरह के एम्प्लॉयर्स हायर करने होते हैं जो मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं और जो कि लीगल भी है बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है लेबर लॉ। लेबर लॉ में मेंशन करा है वी हैव ए plethora of labor laws at the central as well as the state level. Some of the central laws which have a bearing on employee remuneration is the Payment of Wages Act 1936। आगे लिखा है द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट एंड द बोनस एक्ट 1965। ये ना लेबर लॉज हैं, मतलब कि कानून बनाए हुए हैं लेबर्स के लिए। अगर उनको उनका हक या उनका भत्ता नहीं मिलता तब उनको ये सब चीजें करनी चाहिए, अब वो इन एक्ट के थ्रू अपना अधिकार पा सकते हैं। इक्वल रेमुनेशन एक्ट 1976 बनाया गया है, पेमेंट ग्रेजुएटी एक्ट बनाया 1972 में, और बहुत सारे ऐसे एक्ट बनाए हैं जिनसे वो अपना भत्ता पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी। Remuneration paid to employee is reflect in the prices fixed by an organization। Remuneration वो पैसा होता है जो एक लेबर को दिया जाता है उसकी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फिक्स्ड रूप से। फॉर ए गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पे जो मिलता है वो रेमुनेशन जो होता है। द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम इट इज वेरी इंसेप्शन, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया, ही हैज हैड ए एडजस्टेड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, particularly disputes relating to wages aligned problems of financial concern to the worker। कि जो भी सैलरीज या जो भी वेजेस पे किए जा रहे हैं फाइनेंशियली एक लेबर को, वो बहुत ही कम है उस वर्कर के मुकाबले अपनी लिविंगली जीने के लिए।
ethical or social outlook, liberally interpreting the script of constitution. ओके, तो हमने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लिए हैं मोस्टली। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स अब हम देखेंगे कि क्या होते हैं। इंटरनल फैक्टर वो होते हैं जो एक लेबर सैलरी वगैरह जो होती है उनको इंटरनली क्या इम्पैक्ट करती हैं। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है जैसे कि बहुत सारी चीजें हैं। कंपनी स्ट्रेटजी है, जॉब इवेल्युएशन है, बिजनेस स्ट्रेटजी आ जाती है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन आ जाती है। तो बिजनेस स्ट्रेटजी में the overall strategy which a company pursue should determine the remuneration of a employee। एक बिजनेस स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जो कंपनी में रेमुनेशन डिसाइड करती है एक एम्प्लॉय का, कि इस बंदे को कितना काम पे कितना पैसा दिया जाना उचित है। वेयर द स्ट्रेटजी ऑफ द एंटरप्राइज इज टू अचीव रैपिड ग्रोथ। और यही जो स्ट्रेटजी है इसकी वजह से, इसी रेमुनेशन की वजह से एक एम्प्लॉय आगे काम करने के लिए उत्सुक होता है। हायर एंड देन कम्पिटिटिव पे, उसको इस तरह से रेमुनेशन पे करना चाहिए जो हायर तो हो बाकी लोगों के कम्पिटिटिव पे के मुकाबले, बट उसके काम के लिए उचित भी हो। वेयर द स्ट्रेटजी इज टू मेंटेन द प्रोडक्ट करंट अर्निंग, उसकी जो करंट अर्निंग है उसको देखते हुए उसकी रेमुनेशन डिसाइड होनी चाहिए। रेमुनेशन लेवल नीड्स टू बी एवरेज और इवन बिलो द एवरेज। रेमुनेशन लेवल एवरेज होना चाहिए, ज्यादा कम भी ना होना चाहिए उनके एवरेज लेवल से। जॉब इवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस अप्रिशियल, जॉब इवेल्युएशन हेल्प स्टेब्लिश सेटिस्फैक्टरी डिफरेंशिएबल एंड जॉब्स। जॉब इवेल्युएट जो होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि एक वेजेस सैलरी सेटिस्फाई करने के लिए, एक वेजेस को सेटिस्फाई करने के लिए, एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए कि उसकी सैलरी इतनी है, इस पे उससे काम करना है। परफॉर्मेंस अप्रिशियल हेल्प करता है अवार्ड पे में, मीन्स उसके इंसेंटिव बोनस वगैरह में इम्प्रूव करता है। एम्प्लॉय अगर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस से काम करेगा तो उसके इंसेंटिव बोनस वगैरह इंक्रीज कर दिए जाते हैं। आगे लिखा है द एम्प्लॉयज several employees related factor interact to determine his or her remuneration। काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से सैलरीज वगैरह की वजह से जो है लेबर उस पर काम नहीं करने से, राजी होने से मना कर देते हैं। देयर इंक्लूड परफॉर्मेंस, सिंसियरिटी, एक्सपीरियंस, पोटेंशियल और इवन sheer लक। अब देखो ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होता है एक एम्प्लॉय को किस तरह का काम मिलता है। जैसे कि एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है, सिंसियरिटी है उस काम को लेकर उस बंदे में, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पोटेंशियल करने का, और शीर और बाकी थोड़ी उसकी किस्मत होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरीज वगैरह दी जाती है। आगे लिखा है क्राइटेरिया ऑफ इफेक्टिव कंपनसेशन प्रोग्राम। इसके लिए क्राइटेरिया लिखा है अकॉर्डिंग टू जॉन एम इन इवेंट्स विच 1955 में इन्होंने मेंशन करा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनसेशन फंक्शन टू बी क्रिएटेड एज ए सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड। ये एक सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड की तरह वर्क करता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें देखी जाती है, जैसे कि एडिक्वेट्स, इक्विटेबल, बैलेंस, कॉस्ट इफेक्टिव, सिक्योर, एक्सेप्टेबल टू बी एम्प्लॉयज, इंसेंटिव प्रोवाइडिंग्स। आगे लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट। प्रिंसिपल देखो, ये जो ऊपर मैंने ये वाला पोर्शन बताया है, जो इस पोर्शन के अंदर बेसिकली मेंशन है कि एक एम्प्लॉय को किस तरह से उसकी हक की सैलरी मिलनी चाहिए, पैकेज कैसा होना चाहिए, रिवॉर्ड कैसे होना चाहिए, पे आउट कैसा होना चाहिए, और वर्किंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, एबिलिटी, ट्रेनिंग वगैरह सब इसमें मेंशन है। ठीक है, और नीचे है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये वाले। There are certain guiding principles which provide the foundation for effective reward management। यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसिपल हैं जो एक एम्प्लॉय को उसके सर्टेन इफेक्टिव रिवॉर्ड्स दिलवाने के लिए कामयाब होते हैं। वेज पॉलिसीज आर टू बी केयरफुली डेवलप हैविंग इन द माइंड इंटरेस्ट ऑफ ओनर, एम्प्लॉय एंड कम्युनिटी। सेकेंड पॉइंट है वेज पॉलिसीज मस्ट बी क्लियरली एक्सप्रेस टू बी इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। वेज पॉलिसीज जो है उसमें क्लियरली एक्सप्रेस किया जाता है यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी के बारे में। इट शुड बी नॉट फ्रिक्वेंट वेरी, ये किसी पर थोपी नहीं जाती। इट शुड बी नोन
टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट टीम, ये हर किसी को पता होती है। सो एज अवॉइड एक्सपेक्टेंसी, ये किसी से अवॉइड नहीं हो रखी। तीसरी है वेज डिसीजन शुड बी चेक्ड अगेंस्ट फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज, वेज डिसीजन जो है वो पहले से ही ये फॉर्मुलेटेड पॉलिसीज को चेक करके ही बनाए जाते हैं। उसके बाद है थर्ड, इट हैज बीन इंश्योर्ड द एम्प्लॉयज नोन एज अंडरस्टैंडिंग टू वेजेस पॉलिसी, ये सबको इंश्योर्ड होना चाहिए कि एम्प्लॉयज को पता हो, अंडरस्टैंड हो वेजेस पॉलिसी क्या है। देयर शुड बी क्लियरली इस्टेब्लिश प्रोसीजर्स, उसके प्रोसीजर्स क्या है, हेयरिंग वेजेस कंप्लेंट्स क्या है, वो सब। वेजेस पॉलिसी आर टू बी इवेलुएट पीरियडली, ये हमेशा इवेलुएट होती रहती हैं, चेक होती रहती हैं जिस तरह से जरूरत होती है। Some companies having wages and salary commit to establish wages policy and recommended changes. कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि कुछ कंपनीज गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से वेजेस पॉलिसी और सैलरी जो है उनमें बाद में चेंजेस किए जाते हैं। प्रॉम्प्ट एंड करेक्ट पेमेंट ऑफ द ड्यू ऑफ द एम्प्लॉय मस्ट बी इंश्योर्ड। प्रॉम्प्ट क्या है, करंट पेमेंट क्या है और कितने ड्यू हो रही है, ये एक एम्प्लॉयज को मस्ट बी इंश्योर्ड होना चाहिए, पता होना चाहिए। इट शुड बी कैपेबल फॉर इजी एंड क्विक कैलकुलेशन, बाद में वो अपनी खुद की सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो सके। फिर है देयर शुड बी ए डेफिनेट प्लान ऑफ इंश्योर द डिफरेंस इन द पे ऑफ जॉब्स आर बेस्ड अपॉन वेरिएशन इन द जॉब्स रिक्वायरमेंट, ये साफ साफ मेंशन होना चाहिए कि जिसका प्लान क्या है, डिफरेंशिएशन जॉब प्लान क्या है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्किल्स है, एफर्ट है, कंडीशंस है, वो सारी इसमें पता हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके बाद पॉइंट नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे ऑफ इक्वल वर्क, इट इज टू बी फॉलोड बाय अवॉइड इनइक्विटीज। कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया जा रहा है एक इक्वल पे के लिए, हर एक के लिए अलग सा प्रिंसिपल ना हो। द वेजेस शुड बी एडुकेट टू इंश्योर द वर्कर ऑफ हिज फैमिली, फैमिली और वर्कर दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक हो सकता है। ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। The wages of salary payment should be fulfilled a very variety of human needs, including the needs of self-actualizations. Wages और salary payment इस तरह से होनी चाहिए जो human needs को fulfill करे, जैसे कि खुद की self needs पूरी होती हैं। Wages and salaries level to be adequate to attrain or retain the motivate कंपिटेंट्स एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर टास्क। वेजेस और सैलरी ऐसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि कोई भी एम्प्लॉय अपने परफॉर्मेंस और टास्क को मना ना कर सके। वेजेस एंड सैलरी पॉलिसी शुड बी रिकॉग्नाइज नॉट टू कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग और उनकी प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादन जो है, उसको देखते हुए सैलरीज पॉलिसी डिसाइड होनी चाहिए। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल वेजेस प्लान। टाइप्स ऑफ वेरिएबल वेजेस प्लान में एक इंडिविजुअल है, एक ग्रुप टीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड है। इंडिविजुअल में यहाँ पे लिखा है पीस रेट, सेल कमीशन, बोनस, स्पेशल रिकॉग्निशन, सेफ्टी अवार्ड्स और अटेंडेंस बोनस शामिल है। ग्रुप में जो अगर काम करते हैं तो गेन शेयरिंग, क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट रिडक्शन आता है क्योंकि सबका दिमाग यूज हो रहा है। ऐसे ही अगर हम ऑर्गेनाइजेशन बेसिस पे काम करते हैं तो प्रॉफिट शेयरिंग होता है, इसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आते हैं, डेफर्ड कंपनसेशन होता है। Establishing pay rates. The process of establishing pay rates while ensuring external internal procedure equity consists of 5 steps. इसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। पहला है कंडक्ट ए सैलरी सर्वे, पहले एक सैलरी सर्वे किया जाएगा, कंपेरेटेबल जॉब्स के अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड होती है। फिर डिटरमाइन किया जाता है वर्थ ऑफ ईच जॉब, हर एक जॉब की वर्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है और जॉब इवैल्यूएट करी जाएगी। फिर डिटरमाइन किया जाएगा पे ग्रेड कि किसको कितनी सैलरी होगी। फॉर एग्जांपल कोई सीए है कंपनी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी सैलरी अगर मान लो 1 लाख है, ठीक है। कोई असिस्टेंट सी है, उसकी 90,000 है, तो ये क्या ये सही है? 90,000 असिस्टेंट को दी जा रही है जो कि फ्रेशर जैसा है, तो उसको तो कम से कम 40,000 मिलनी चाहिए 40,000 में। एक सीए को अगर 1 लाख मिल रही है तो ये चीज ठीक है, तो ये ऐसा करना चाहिए। प्राइसिंग जॉब्स एंड एस्टेब्लिशिंग पे लेवल्स बनाए जाएंगे। फिर आपकी फाइन ट्यूनिंग होगी रेट्स ऑफ पे को लेकर, ठीक है। पे सैलरी कैसे जाएगा, सर्वे कैसे किया जाएगा, इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेजेस मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कार्टल्स मिलेंगे, सैलरीज वाले लोग मिलेंगे, सबको उनका काम असरटेन करना है। काम असरटेन करने के बाद आप देखोगे कि कौन से काम के अकॉर्डिंग सैलरी किसकी कितनी होगी। पॉइंट नंबर 2 है
जॉब इवैल्यूएशन, जैसे कि आपको बताया था जॉब इवैल्यूएट करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मान लो किसी का काम कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है, छोटा-बड़ा हो सकता है, काम के अकॉर्डिंग भी सैलरी होगी। अगर कोई काम बहुत ही ज़्यादा मेहनत का है, तो उसमें सैलरी क्या होगी? ज़्यादा करनी है। अगर कोई सैलरी कम वाली है, मतलब कि काम बहुत हल्का है, ईज़ी है, फिज़िकल वर्क है, जो नॉर्मल बंदा भी कर लेगा, मतलब कि कोई भी बिना दिमाग वाला, तो उसको सैलरी कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम जॉब के अकॉर्डिंग जॉब इवैल्यूएशन करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कंपनसेबल फैक्टर। कंपनसेबल फैक्टर के अंदर यहाँ पे सब एम्प्लॉयज से डेवलप देयर ओन कंपनसेबल फैक्टर। हर कोई एम्प्लॉयज चाहता है वो अपना एक कंपनसेबल फैक्टर डेवलप करे, अपने काम पर स्किल्स, एफर्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह पे वो वर्क करे, ठीक है। और इनकी वर्किंग कंडीशंस वगैरह देखकर कंपनसेबल फैक्टर्स जो है वो डिपेंड होता है। फिर फोर्थ स्टेप आता है जब उसका डिटरमाइन किया जाता है पे ग्रेड। पे ग्रेड क्या होता है? पे ग्रेड जो है एक्सट्रीमली इक्वल डिफिकल्टी एंड इम्पोर्टेंस होता है। जितना ही ज्यादा आसान है उतना ही ज्यादा मुश्किल है। अब इसके अंदर आपको नीचे एक ग्राफ दिखेगा। अब इस ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या है? सीढ़ियां आपको दिख रही है। ये सीढ़ियां नहीं है, आपको लग रहा होगा सीढ़ियां जैसी लाइन बना रखी है, बट इसका मतलब क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ जॉब क्लास ऑन द वेज ट्रेंड लाइन। देखो, ये फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, इनमें ना सैलरी बढ़ती जा रही है। फर्स्ट क्लास जो था उसमें 100 रुपए पे हुए हैं, और लास्ट जो 10th क्लास है इसमें 550 रुपए पे हुए हैं, और सबसे ज्यादा हाई ऊपर गया है, ठीक है। और ये सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है। और यहाँ पे अमाउंट है, किसको कितना अमाउंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लासेस के अकॉर्डिंग, ये तो क्लास डिपेंड कर रहा है कि कौन सी क्लास होगी, और ये सैलरी अमाउंट डिपेंड करता है कि आपका सैलरी अमाउंट कितना ऊपर हाई जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्राइसिंग जॉब एंड एस्टेब्लिशिंग पे लेवल्स। इन द प्राइसिंग जॉब, द जॉब इवेल्युएशन वर्थ इज द मैच विद द लेबर मार्केट वर्थ। टू एक्टिविटीज नीड टू ए परफॉर्म। हमने दो एक्टिविटीज करी इसको परफॉर्म करने के लिए। पहला, पहले हमने पे लेवल ऑफ ईच जॉब देखेंगे, फिर हम देखेंगे ग्रुपिंग द डिफरेंट पे लेवल इनटू पे ग्रेड के अकॉर्डिंग। Pay level. In the order to set a pay level, the point assigned the survey wages rate combined through the use of card graph, scatter graph ग्राम। फिगर में आपको नीचे दिखाया हुआ है, और नीचे आपको क्या रिप्रेजेंट किया पहले मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे ये रहा रिप्रेजेंट करा हुआ है, इंटरसेक्टिंग ऑफ द पॉइंट वैल्यू मार्केट डिटरमाइन, ठीक है। एक पॉइंट वैल्यू इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई गई, नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। वेजेस रेट डिफाइन करे गए हैं, और नीचे आपको दिखाया गया है कि जॉब ए फिगर में दिखाया गया है कि 500 पॉइंट्स एज द पेड ₹60 पर आवर। 500 पॉइंट तक पे किए जाएंगे, जो कि वर्थ होगा ₹60 पर आवर के लिए। सिमिलरली जॉब बी जो है वो 700 पॉइंट्स पे करेगा, जो कि 70 पर आवर्स के लिए। तो नीचे आप देखो, ये रहा 500 और 700, ये रहा 500, ठीक है। ये क्या लिखा है? वेजेस और सैलरीज कितनी कितनी होगी। 500 पॉइंट्स जो है वो किस घंटे के लिए है? 6 घंटे के लिए सिर्फ। 700 जो पॉइंट्स हैं वो किसके लिए? 7 घंटे के लिए, ठीक है। नॉन की जॉब भी, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है कि दोनों को किस तरह से ट्रेंड में रखा गया है, बांटा गया है। ये डेवलपमेंट ऑफ जॉब, ये डेवलपमेंट ऑफ वेज ट्रेंड लाइन कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा करेक्टिंग आउट द लाइन रेंज। करेक्टिंग आउट द लाइन रेंज, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देयर आर several way to cope and overpaid employee to freeze the rate paid of employee in the grade unless generally salary increase bring their other job into line with it। अगर कोई भी ऐसी एम्प्लॉइज है, कोई भी ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको लगता है कि पैसे यूजलेस हो रहे हैं, बेकार में जा रहे हैं, उस जगह की ग्रेड लाइन नीचे डाउन कर दो इंक्रीज करने की जगह, और अदर जो लाइन है उनको इंक्रीज करा जाना चाहिए। दूसरा तरीका है टू ट्रांसफर ऑफ प्रमोट सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इन्वॉल्व टू ए जॉब। जहां पर एम्प्लॉयज ऐसा लगता है कि खाली बैठे हैं, तो उनको दूसरी जॉब में इन्वॉल्व करो, ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जहां पर क्या होगा? लेटिगमेटली बी पेड देयर करंट पे रेट्स। फिर वो अपने जो करंट रेट्स हैं वो भी इंक्रीज कर पाएंगे, और वहां पर जो काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। चैलेंजेस रिगार्डिंग कंपनसेटिंग डिजाइन्स। तो इसके कुछ चैलेंजेस हैं जिनके की पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहला है टू एस्टेब्लिशिंग ए फेयर एंड इक्विटेबल रेम्युनरेशंस। फेयर और इक्विटेबल रेम्युनरेशंस होना चाहिए इंटरनली और एक्सटर्नली पेड एम्प्लॉयज के लिए।
सिमिलर वर्क के लिए इंटरनली, और जो बाकी वर्ड्स हैं जिनके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट वर्क है तो वो एक्सटर्नली रूप से काम करेंगे। दूसरा, टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज ऑफ द कंपनी। पे वेजेस और सैलरीज जो हैं वो प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय की सैलरी वेजेस से ज़्यादा कंपनी की इमेज को डिपेंड करता है। टू कॉस्ट कंट्रोल्स, कंट्रोलिंग कॉस्ट, वेजेस एंड सैलरी जो हम एम्प्लॉय वगैरह से ले रहे हैं या फिर जो एम्प्लॉय वगैरह को दे रहे हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी एक सिस्टमेटिक प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। पेरोल बजट बनना चाहिए, सारी चीज़ें। To attract competent personnel, a sound wage and salary administration help to attract qualified and hard working people। एक वेजिंग एक सैलरी हेल्प करती है एक अच्छे और सही एक लेबर को चयन करने में। पीपल इंश्योरिंग द पेरोल एंड द ऑल जॉब्स। फिर आता है क्लैरिटी, फिर आता है टू इम्प्रूव यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन का मतलब है साउंड वेज सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपली बार्गेनिंग एंड नेगोशिएबल ओवर पे। आप देखते हो कि ओवर पे कभी कभी किसी को किया जाता है, मतलब कि उसकी लिमिट से ज्यादा, तो वो चीजें कंपनसेट करनी है। मैनेजमेंट रिलेशन देखेगा कि किसको कितना ज्यादा डिविडेंड्स देना है, किसकी सैलरी पहले ही ज्यादा है और नहीं बढ़ानी है, ये सब चीजें। फिर आता है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेज पॉलिसीज, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है वर्कर्स के बीच में कि सारे वर्कर्स इसको अंडरस्टैंड करें, समझें। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, फिर टू रिटेन द प्रेजेंट एम्प्लॉइज, कि जो भी अभी तक वो पे कर रहे हैं उनका पेइंग लेवल कैसा है, उनकी जो मिनिमम ऑफ इंसिडेंस क्विटिंग इंक्रीज एम्प्लॉय लॉयल्टी। जिस तरह से वो पे कर रहे हैं वही चीज़ जो है कंज्यूमर या एम्प्लॉय में एक लॉयल्टी पैदा करती है। फिर लास्ट पॉइंट है इन बोथ इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए, सैलरी पे करने वाले का भी, कंज्यूमर और कम्युनिटी वगैरह का भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिक्वेंस ऑफ पे डिससेटिस्फैक्शन, कि कौन कौन से कंसिक्वेंस होते हैं जहां पर डिससेटिस्फैक्शन देखना पड़ता है सैलरीज वगैरह को लेकर, एम्प्लॉयज वगैरह जब डिमांड करते हैं। तो पहली चीज तो आता है, ये क्रूशियल फैक्टर है किसी भी वर्क लीव्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए। जॉब जो है वो एक्सेप्ट भी होती है, रिजेक्टेड भी होती है, बेस्ड इज द पार्ट ऑफ सैलरी एंड द अपॉर्चुनिटी फ्यूचर इंक्रीज इन पे। देखो काफी सारे जैसे एम्प्लॉयज हैं सैलरीज वगैरह के लिए जब जॉब करने जाते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी कभी कभी अच्छी लगती है, सब चीज अच्छा होता है, बट जब सैलरी की बात आती है कभी कभी सैलरी से एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होने की वजह से उसको ड्रॉप करते हैं, तो ये एक डिससेटिस्फैक्शन पे होता है। यहाँ पर लिखा है एम्प्लॉय कंपेयर देयर पे दैट दे अदर टू सेम लाइन ऑफ वर्क। एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपनी सैलरी कैसे क्या बोलते हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं, वो ये देखते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने शूज़ की कंपनी में काम करा, तो अगर ए शूज़ की कंपनी मुझे 15,000 रुपये पर मंथ देने को तैयार है, और जहां मैं काम करके आ रहा हूँ मीन्स एक्स कंपनी जो है इसी चीज के मुझे 18 से 19,000 दे रही थी, तो मैं उससे अगर वो ज्यादा देगी, ए कंपनी 15 से ज्यादा देगी मीन्स वो 20 दे दे तो मैं रह लूंगा वहां पे। बट अगर वो 18 से भी कम दे रही है जो मेरी पुरानी कंपनी दे रही थी, तो उसमें वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। वो कंपेयर किससे करते हैं, अपनी पुरानी कंपनी से। लिखा है दे कंसिस्टेंटली कंपेयर देयर लेवल ऑफ पे इज द कंट्रीब्यूशन। वो हमेशा पे करने के लिए उसका रेशो वो चेक करते हैं कि जो हमें मिल रहा है वो पुरानी एम्प्लॉयज कंपनी से कैसा है, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। इफ एम्प्लॉय हु आर पेड कैन बी जनरेट रिजल्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फेल टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। अगर मान लो उसने 18 पे डन कर लिया, जैसे एक्स कंपनी 18 दे रही थी तो वो 18 पे डन कर लेती है, ठीक है, जो ए कंपनी है नई वाली। अब वो वर्क करेगा, वर्क करने के बाद देखेगा कि जो एम्प्लॉय पेमेंट हो रही है, जो मंथ के बाद सैलरी आ रही है वो 15 दिन लेट आ रही है, और यहाँ पर तो एक हफ्ते में आ जाती थी, अब ये 20-20 दिन, डेढ़ महीना लेट कर रहे हैं। तो वो सोचेगा भाई ये जॉब ही अच्छी नहीं है, बेसिक सैलरी 18 पे दे दी मगर ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक मेजर चैलेंज है, एक मेजर फेस करना पड़ता है, जो मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है एम्प्लॉयज को और मालिक को। ये समझना चाहिए कि रिटेंशन ऑफ ए मैन पावर मेजर कॉज ऑफ देयर पेड बेटर देन द अदर ऑर्गेनाइजेशन। अगर उनका कोई रिटेंशन ज्यादा अच्छा नहीं है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो भी वो एम्प्लॉय के लिए डिससेटिस्फेक्शन लेवल बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऑफ एन आइडल रेमुनेशन सिस्टम। आइडल रेमुनेशन किसे कहते हैं, मतलब कि एक अच्छा पारिश्रमिक किसे कहते हैं। एक अच्छा पारिश्रमिक होता है जब एक
एम्प्लॉय अपना वर्क करे और उसको एक उसके लेवल का सेटिस्फाई करता हुआ एक एलिमेंट मिले, एक कैश मिले, पेमेंट हो जाए, तो वो एक अच्छा रेमुनरेशन कहलाता है। अब इसके लिए हमने कुछ चीजें नीचे चार्ट बना के समझा है, नीचे चार्ट दे रखा है, हम इसको समझेंगे। डिजायर फॉर मोर पे अगर आपको ज्यादा पे चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस हाई करनी पड़ेगी। पे डिससेटिस्फेक्शन कब होता है, जब लो अट्रैक्शन होता है, जैसे कि एब्सेंटीज काटी जाए, टर्नओवर के बाद इतना हो जाए, जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो या एब्सेंटीज्म हो, ठीक है। अब इसके और भी फैक्टर होते हैं, जैसे फिजिकल विड्रॉल, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखा है विजिट टू बी ए डॉक्टर, डॉक्टर के चले गए, पुअर मेंटल हेल्थ है तो इसकी वजह से भी पैसे काटे जाते हैं, तो ऐसा अगर होता है तो वो डिससेटिस्फेक्शन कारण होता है। ओके, तो अब हम लास्ट पॉइंट में एक टेबल देखेंगे, जिसमें मैंने ये टेबल दिखा रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ रेमुनरेशंस रिलेटेड इशू ऑफ टोटल डिस्प्यूट्स, ये ईयर है, ये डिस्प्यूट रिलेटिंग ईयर्स है, मतलब कि वेजेस, अलाउंस एंड बोनस, और ये टोटल डिस्प्यूट्स है। परसेंटेज ऑफ रेमुनेशन रिलेटिंग इशू ऑफ टोटल डिस्प्यूट्स, क्या परसेंटेज है, क्या पारिश्रमिक का परसेंटेज है जो इशू करा गया है सालों के दौरान। तो यहाँ पे आप देखोगे 1985, जिसमें 506, 1986 633, 1987 में कम हो गया। देखो पहले कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। कम क्यों हो रहा है, ये 590 चला गया, देखो 630 से। फर्क ये पड़ा कि जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है इस लेवल पे 1988 में बहुत कम था, लोगों को अच्छा सा पे नहीं मिल रहा था उनके लेवल का, ठीक है। फिर ये और कम होता गया, फिर और गिरता गया। क्लियर है, देखो 514 हो गया 1990 में। ऐसे ही हम बात करें 1775 में, तो ये 28% था अगर इसको परसेंटेज में देखा जाए। फिर ये इंक्रीज हुआ था ये रहा, फिर ये डिक्रीज हुआ, फिर और डिक्रीज हुआ, फिर यहाँ डिक्रीज हो रहा है। अब आप देखो 2 ईयर का डिस्प्यूट दिखाया इन्होंने, 1985 से 1990, ये 5-6 सालों का, और 1755 से 1825 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1755 में, 1892 में, बीच बीच के ईयर से कुछ यहाँ पे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये चलता रहता है, ठीक है। और लास्ट में है फाइनली द प्राइमरी गोल ऑफ वेज पॉलिसी। प्राइमरी गोल होता है कि कंट्री के जितने भी प्रमोशंस और इकोनॉमी डेवलपमेंट्स है उनका विकास करना, ठीक है। और ये कब होगा, जब वो अच्छी सैलरी पे अच्छे लोगों को रखेंगे, ऑलराउंडर डेवलपमेंट तभी हो सकता है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेजेस सैलरीज वगैरह की पॉलिसी अच्छी करनी पड़ेगी, प्रोसेस करना पड़ेगा, अच्छा इस पे वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा खत्म हो गया है, नीचे चैप्टर नंबर सेकंड आ चुका है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सारे चैप्टर्स की वीडियोस इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, और हमारी प्लेलिस्ट में आपको सेमेस्टर 6 के बाकी सारे चैप्टर्स भी मिल जाएंगे। और जितनी भी प्लेलिस्ट बनती जाएगी बीकॉम की सेमेस्टर 6 की, सारी चैप्टर वाइज ही बनेगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा सारे का। और आप बाकी वीडियोस लिंक से वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। किसी को अगर नोट्स परचेज करने वीडियो पसंद आई हो तो नोट्स बाय कर सकते हो, नोट्स बन चुके हैं इंग्लिश मीडियम में। नोट्स का प्राइस सिर्फ मिनिमम रखा गया है, 100 रुपीज प्राइस है, उसमें आपको सारे चैप्टर्स मिलेंगे, ऑल ओवर सॉफ्ट पीडीएफ आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। नोट्स बाय करने के लिए नीचे स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे कि हमें नोट्स परचेज करने हैं। तो जल्दी से जाइए, फटाफट से नोट्स परचेज करिए, उसमें सॉफ्ट इजी लैंग्वेज में आपको नोट्स मिलेंगे। आपको कोई भी 100-200 पेज की पीडीएफ नहीं पढ़नी, 50 पेज है उसमें, 40 से 50 पेज है अराउंड होंगे, सारे चैप्टर्स इंक्लूड होंगे नोट्स में। इजी लैंग्वेज है, साफ क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी पीडीएफ है। अगर आपको पसंद आए तो आप उसको बाय कर सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग और बाय बाय।